हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज एमए फाइनल की ज्योग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के संदर्भ में इस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का, सेवा का या पूंजी का एक देश से दूसरे देश के मध्य या एक से अधिक देशों के मध्य होने वाला आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि किसी एक देश से दूसरे देश के मध्य माल का, सेवाओं का और पूंजी का जो आदान प्रदान है उसे अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीन समय के अंदर यानी कि विनिमय पर आधारित था और उसमें अधिकांश यानी कि वस्तुओं का विनिमय हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये सेवाओं का और मुद्राओं का विनिमय पर आधारित है। इसीलिए वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन आया है। फिर दूसरी बात आती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसका क्या अस्तित्व है, इसका अस्तित्व क्यों है। यदि इस पर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का ही परिणाम है। यानी किसी भी वस्तु की गुणवत्ता में सुधार आता है और ये उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर विशिष्टीकरण का ही परिणाम है और ये विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाए तो हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इसीलिए यदि श्रम विभाजन की दृष्टि से देखेंगे या अन्य वस्तुओं के उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि ये एक विशिष्टीकरण का ही परिणाम माना जाता है। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता, हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित होता है और ये सिद्धांत यानी कि व्यापारिक भागीदारी को समान रूप से लाभदायक भी होना जरूरी है। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का एक आधार भी है और ये राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित भी है। सुविकसित परिवहन संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी मिलने से उनके लाभ को छोड़ने का इच्छुक नहीं होता है। तो जिन देश के पास में आधुनिक परिवहन प्रणाली है, संचार प्रणाली है, उस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सक्षम और मजबूत होता है, अधिक होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रभाव है, यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो सबसे प्रभाव पड़ता है वो औद्योगिकरण पर पड़ता है। और जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई ब्रिटेन के अंदर, कब हुई है? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। क्योंकि पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो केवल वस्तु विनिमय या व्यापार है वो केवल वस्तुओं के विनिमय पर आधारित था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है और इससे औद्योगिकरण भी हुआ है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक यानी कि औद्योगिक नीति लाई 1991 के अंदर। उनका नाम था मुक्त आकाश नीति, मुक्त आकाश नीति। इस मुक्त आकाश नीति के तहत जो
1991 के अंदर भारत सरकार औद्योगिकरण की नीति लाई। उसमें 3 यानी कि आधार रखे गए, जिसमें सबसे पहले उदारीकरण, दूसरा वैश्वीकरण और तीसरा निजीकरण। यानी भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और भारत की जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार 1991 के अंदर एक औद्योगिकरण नीति लाई, जिसे यानी कि अर्थव्यवस्था के सुधार का आधार माना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत में उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं और अन्य देशों में उत्पादित होने वाली वस्तुएं हैं, वो भारत में आकर के अधिक से अधिक क्या करें, निवेश करें। इसी उद्देश्य से भारत के बाहर यानी कि सीमा शुल्क है, उसमें छूट दी गई। उसमें उदारीकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी है वो भारत में आकर के निवेश करना चाहती है, तो उसके यानी कि लाइसेंसीकरण में, नियमावली के अंदर और जो टैक्स पद्धति है उसमें छूट देने का प्रावधान रखा गया। दूसरा जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़कर देखना या कंपेयर करना। और अधिक से अधिक निजीकरण का है कि निजी कंपनियां, चाहे राष्ट्र की या अंतर्राष्ट्रीय की हो, वो भारत में आकर के निवेश करें। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा यानी कि जो वस्तुएं हैं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके लिए सरकार एक नया तरीका लेकर के आई, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधी विदेशी प्रत्यक्ष नीति। सीधी है वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति लाई, जिससे बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करने के उद्देश्य से आई। तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव पड़ता है वो औद्योगिकरण पर पड़ता है, औद्योगिक विकास पर पड़ता है। और कई देशों की जो जीडीपी है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर करती है। इसके साथ साथ यानी कि उन्नत परिवहन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवहन प्रणाली है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। जैसे भारत के पास में जो जल परिवहन की सुविधा है, तो यहाँ से भारत के विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से स्वेज नहर से इन पश्चिमी यूरोपीय देश हैं जैसे फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। और यहाँ से अफ्रीकन देश हैं उनके मध्य भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। माल का आयात और निर्यात करने की सुविधा है इसके जल परिवहन के माध्यम से। और जल परिवहन एक परिवहन की सस्ती विधा भी होती है। और भारत का लगभग 75% अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो इस जल परिवहन के माध्यम से भी होता है। इसके अलावा भारत है वो यानी कि अन्य जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ में वियतनाम, जो जापान है, जापान के साथ में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। चाइना के साथ में भारत के है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। और वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझेदार देश है वो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन और भारत के संबंध अभी अच्छे नहीं हैं, तो इसकी जगह यह अब संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साझेदार के देश के रूप में इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है। कभी भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश चीन हो जाता है, तो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। इसके अलावा भारत का अन्य देशों के साथ में लगभग 190 देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी रहता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी रहता है। और ऑस्ट्रेलिया से भारत है वो बॉक्साइट और कोयले का आयात करता है, बॉक्साइट और कोयले का आयात करता है। साथ ही साथ भारत है वो यानी कि कोयला और लो एस्क है वो जापान को निर्यात करता है, जापान को निर्यात करता है, ईरान को निर्यात करता है। और संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब,
ईरान, इनसे भारत है वो यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ का भी आयात करता है। तो उन्नत परिवहन जो व्यवस्था है इस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की दृष्टि से देखें तो सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के बीच में कंपेरिजन करना, या बहुराष्ट्रीय जो निगम बने हुए हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निगरानी करने के लिए पहले गैट की स्थापना कर दी गई थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक ट्रेड। जो गैट है ये गैट कब बना था? 1948 के अंदर। इस गैट की जगह 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जनवरी 1995 को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। WTO का क्या कार्य रहता है कि यदि किसी दो देश या दो से अधिक देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवाद हो जाता है तो वो विवाद का निपटारा भी करता है, और इनकी WTO के कुछ नियम होते हैं। एक देश से दूसरे देश के जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका आयात और निर्यात करने से संबंधित कुछ नियम होते हैं, और उस नियम के तहत सारे देश हैं वो यानी कि बंधे होते हैं। फिर भी कहीं विवाद होता है तो उस विवाद का निपटान करना WTO का काम होता है। इसके साथ साथ WTO है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन करने का काम है, नियंत्रण या कार्य से संबंधित काम भी इनके रहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय निगम है उसका भी प्रभाव पड़ता है। और बाह्य स्रोतन, ये जो बाह्य स्रोतन है इसका प्रभाव भी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। बाह्य स्रोतन का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है वो निकट जो बाजार मूल्य है उससे नई बेच रही है या नई बिक रही है तो उसको डंप कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? डंप कर दिया जाता है। डंप करने का क्या मतलब होता है कि उसका उत्पादन लागत को छोड़ करके अन्य किसी उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से उन वस्तुओं को अन्य मार्केटों के अंदर उतारा जाता है। उसे अपन कहते हैं डंपिंग पद्धति। तो बाह्य स्रोतन क्या होते हैं कि जैसे पश्चिमी एशियाई देशों के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यानी कि संगठन बने होते हैं, और ये जो संस्थाएं होती है, संगठन होते हैं, व्यापारी का संगठन होता है, तो ये उन वस्तुओं को खरीदता है जो स्टॉकेज पड़ी है, और वो वस्तुएं उत्पादन लागत की दृष्टि से नहीं, केवल बेचने की लागत से वो खरीद लेते हैं, और वहाँ से खरीद करके जो अन्य देश है उनके मार्केटों के अंदर उतार दी जाती है और वो सस्ती भी मिलती है। यानी वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार किया जाता है उसे अपन बाह्य स्रोतन या डंपिंग पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी यानी कि प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार क्या है, क्यों होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत सारे आधार है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर किसी एक देश से दूसरे देश के मध्य वस्तुओं का या माल का, सेवाओं का, पूंजी का आदान प्रदान होता है। और इसमें सबसे पहले जो आधार है वो क्या है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में जो भिन्नता है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बनते हैं। अब ये भिन्नता क्या है कि जो राष्ट्रीय संसाधन जैसे भौगोलिक भिन्नताएं हैं, जलवायु या खनिज है। भौगोलिक भिन्नताओं में प्रत्येक देश के अंतर्गत धरातलीय भिन्नताएं दिखाई देती है, और यही धरातलीय भिन्नताएं
जलवायु भिन्नताएं हैं, वो बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में डिफरेंशिएशन डालती है, उत्पादन को प्रभावित करती है। किसी भी देश की भौगोलिक जो स्थिति है वो उस देश में उत्पादित कृषि से संबंधित हो या अन्य खनिज से संबंधित हो, उनका यानी कि सीधे तौर पर प्रभावित डालती है या प्रभाव पड़ता है। तो जो धरातलीय स्थिति है या कृषि के उत्पादन में है, कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता है कि जितनी भी वर्तमान में जो आवश्यकता है मानव की और इस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अंदर जितनी भी आवश्यकता है वह आवश्यकता एक ही देश से पूर्ति होती हो या एक ही देश से उत्पादन होता हो, ऐसा नहीं होता है। ये जो भौगोलिक यानी कि धरातलीय विषमताएं हैं, खनिजों से संबंधित विषमताएं हैं, जैसे भारत लगभग 80% पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से खरीदता है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनसे खरीदता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है वो किसका किया जाता है? रत्न एवं आभूषण का। तो राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट है आभूषण, रत्न और आभूषण, इनका निर्यात है वो ज़्यादा किया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक देश के अंदर खनिज संबंधी भिन्नता हैं, जलवायु संबंधी भिन्नताएं हैं और भौगोलिक जो धरातल, कृषि, मिट्टी, इनसे संबंधित जो भिन्नताएं हैं, ये बहुत सारी फसलों के उत्पादन और कई प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राज़ील है विश्व का सबसे कॉफ़ी उत्पादक देश है और ब्राज़ील से पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो खूब सारी कॉफ़ी है वो खरीदते हैं। इसके साथ साथ ब्राज़ील है वो चीनी का उत्पादन भी करता है। क्यूबा है वो या गन्ने का उत्पादन करता है, चीनी का निर्यात भी करता है। तो ब्राज़ील कॉफ़ी है या चीनी है, इसका उत्पादन करके निर्यात भी करता है और भारत भी इससे चीनी है वो कभी कभी खरीदता है। तो इस प्रकार यानी कि प्रत्येक देश के अंदर अलग अलग उत्पादन होता है और वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। इसके जो घटक है जो आयात और निर्यात है। अब इसमें यानी कि जनसंख्या कारक है, ये जनसंख्या कारक है, ये भी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है और इसमें जन संस्कृति है और जनसंख्या का आकार है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की जनसंख्या है वो अभी लगभग 130 करोड़ है। कितनी है? 130 करोड़ है। और ये जो सघन जनसंख्या है भारत की, ये सघन जनसंख्या प्रत्येक देश विदेश जो देश हैं वो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए भारत को प्रायिकता देते हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ खूब सारे उपभोक्ता है और ये उपभोक्ता भारत के अंदर उपलब्ध है, इसीलिए खूब सारी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के निवेश करती है और बहुत सारी वस्तुएं हैं वो मंगवाई जाती है। वर्तमान समय में छोटी से छोटी वस्तु है वो भी विदेशों से मंगवाई जाती है। चीन की बहुत सारी वस्तुएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कॉस्मेटिक आइटम से लेकर के ये सारी वस्तुएं हैं वो भारत में मंगवाई जाती है, क्योंकि भारत की यानी कि जनसंख्या अधिक है, चीन की जनसंख्या अधिक है, तो चीन में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन भी होता है और दूसरे देशों से मंगवाई भी जाती है। तो इस प्रकार जनसंख्या और प्रत्येक देश की जो संस्कृति है, संस्कृति के अंतर्गत उनमें सामाजिक व्यवस्था, पहनावा, खान पान, ये बहुत सारे ऐसे यानी कि फैक्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यानी कि आधार प्रदान करते हैं। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं वो पूरे विश्व के अंदर पसंद किए जाते हैं। राजस्थान के रत्न आभूषण हैं वो पश्चिमी यूरोपीय देशों में पसंद किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जनसंख्या और संस्कृति है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बनती है। इसके अलावा विकास, आर्थिक विकास की जो प्रावस्था है, किसी भी देश की आर्थिक विकास की जो अर्थव्यवस्था है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। और उनकी विदेशी नीति की सीमा क्या है, उनकी टैक्स प्रणाली क्या है, इस प्रकार की बहुत सारी यानी कि जो आधार है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बनते हैं।
यदि किसी देश के अंदर यानी कि औद्योगिक दृष्टि से वह संपन्न है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अधिक होता है। इस प्रकार मित्रों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आधार है अपने पढ़े हैं। अब यदि सूक्ष्म रूप से पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार है उसमें मुख्यतः दो प्रकार है। उसमें पहला वह है यानी कि द्विपार्श्विक व्यापार और दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब क्या होता है? द्विपार्श्विक का मतलब होता है कि किन्हीं दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब होता है कि दो से अधिक यानी कि एक देश का अनेक देशों के मध्य, भारत का अनेक देशों के मध्य जो होने वाला जो व्यापार है उसको बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और ये व्यापार हमेशा इसके प्रमुख जो घटक है आयात और निर्यात पर भी निर्भर करते हैं। अब ये जो आयात निर्यात या व्यापार का संतुलन धनात्मक और ऋणात्मक जो घाटा है वो किस प्रकार है कि आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है, ये भी आपको ध्यान भी होगा, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि आयात व निर्यात ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख क्या है? घटक है, प्रमुख घटक है। आयात का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देशों से वस्तुएं, माल है या सेवाएं हैं या पूंजी खरीदता है तो उसको खरीदने को कहते हैं आयात। और अपने देश में उत्पादित कोई भी वस्तु, माल है या सेवा या पूंजी है, उसको विदेशों में बेचता है, उसको क्या कहते हैं? निर्यात, यानी निर्यात। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो संतुलन है वो संतुलन नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। भारत के साथ में यानी कि हमेशा जो संतुलन है वो नेगेटिव भी रहता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घाटा अधिक होता है। कैसे होता है कि यदि अपन आयात कम यानी अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं, आयात है वो अधिक करते हैं। जैसे भारत का चाइना के साथ में उदाहरण दे दें कि चाइना के साथ में भारत का हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो संतुलन है वो नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है। ऋणात्मक क्यों रहता है? क्योंकि भारत है वो चाइना के साथ में यानी कि जो आयात है वो अधिक करता है और निर्यात कम करता है, तो व्यापारिक घाटा है वो अधिक होता है। और यदि विकसित देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन है, वो निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो संतुलन है व्यापार वो धनात्मक रहता है। तो ये था यानी कि भारत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति एवं दशाएं।